हेलो। मैं हूं डॉक्टर जनान। मैं एक फिजिशियन, एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं। आज हमारे डायबिटीज सीरीज का 9th एपिसोड है और बेसिक्स ऑफ डायबिटीज रियल फैक्ट्स ओनली का पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 21। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ में शुगर बहुत ज़्यादा बहुत समय तक होने से एग्जैक्टली क्या क्या दिक्कत हो सकती है हमें? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर बहुत समय तक शुगर अनकंट्रोल्ड है और हमारे शरीर में शुगर बहुत ज़्यादा है तो उससे दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स जो अक्यूटली होती है, मतलब तुरंत हो सकती है। उसमें से एक का नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में हमारे शरीर को डाल सकती है। उसी तरीके से कुछ का नाम है HHS, और किसी का नाम है अचानक से शुगर फॉल होना, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्यूट हाइपोग्लाइसेमिया, और लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये सब चीज़ें अचानक से हमारे शरीर को तकलीफ में डाल सकती हैं। लेकिन अधिकतर समय हम डायबिटीज़ में ये देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डायबिटीज़ 60% से ज़्यादा लोगों में असिम्टोमेटिक होती है, मतलब आपको सिम्टम्स पता ही नहीं चलेंगे। तो क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा शुगर बहुत समय तक शरीर में आदमी लेकर, इंसान लेकर घूम रहा है, उसको पता ही नहीं कि इतनी ज़्यादा शुगर है। तो इतनी ज़्यादा शुगर से शरीर में धीरे धीरे अंदर कुछ ना कुछ डैमेज होते रहता है, और हमारे शरीर में ऐसा कोई भी ऑर्गन या ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ डायबिटीज़ उसको अफेक्ट नहीं कर सकता, उसको तकलीफ में नहीं डाल सकता। तो काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है, हमने पेशेंट्स देखते हैं कि भाई पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही हमारे पास आता है, जिसको हम लोग क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। और ये जो एक क्रॉनिक स्टेज होता है कि जिसमें शुगर बहुत समय तक अनकंट्रोल रही है, तो वो ऐसा होता है कि उसमें अधिकतर समय पेशेंट कुछ इरिवर्सिबल डैमेज करके ही आ जाता है। मतलब अब कंप्लीट नॉर्मलसी में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट्स के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब चाहे कोई भी तरीके हों, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ खाने पीने पे ध्यान दे दिए, अच्छी लाइफस्टाइल रख के हम लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा कर रहे हैं, या फिर हम लोग कोई भी तरीके की मेडिसिन यूटिलाइज कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या नॉन एलोपैथिक। बस हम लोग एक चीज़ करें कि हम लोग शुगर को अच्छे से कंट्रोल करें, जिससे कि हमारी कॉम्प्लिकेशंस होने की जो संभावना है काफ़ी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर साहब, ये कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज़ की वजह से? देखिए, मैं आपको सर से लेकर पैर तक कॉम्प्लिकेशंस बता सकता हूँ। हेयर फॉल होना, हेयर की क्वालिटी ख़राब होना, अपने बालों में, स्कैल्प में इन्फेक्शंस होना काफ़ी कॉमन है। स्किन में बार बार इन्फेक्शन होना, खासकर फंगल इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन है। खासकर जेनाइटल्स एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में। आँखों की जो बीमारी होती है, खासकर आँखों की नसों को सुखा देती है, जिसको हम रेटिनोपैथी बोलते हैं। ये भी डायबिटीज़ का एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें पेशेंट अपनी आई साइट, मतलब देखने की क्षमता काफ़ी कम या एकदम कम्प्लीटली खो देता है। आपको ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप कंप्लीटली पैरालाइज या कंप्लीटली हैंडीकैप हो सकते हैं। डिप्रेशन और नींद नहीं आने की जो बीमारी है, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिनकी होती है उनमें बहुत कॉमन है। आपको बार बार सर्दी जुकाम होना, खांसी होना, साइनस में इन्फेक्शन होना, ये भी बहुत कॉमन है। लंग्स में इन्फेक्शन होकर न्यूमोनिया होना, जैसे कि हमने कोविड के दौरान देखा था कि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनकी कोविड की वजह से लंग्स में ज़्यादा न्यूमोनिया होकर ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ये भी बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर तो आप जैसे जानते ही हैं कि डायबिटीज़ का एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप पेट की बात मानिए तो पेट की पाचन शक्ति, मतलब पेट में खाना पचाने की जो क्षमता है, वो काफ़ी कम हो जाती है, बिकॉज डायबिटीज़ में पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर की भी इश्यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिपेशन, मतलब पैखाना क्लियर नहीं होना, कॉन्स्टिपेटेड फील करना, ये बहुत ही मतलब सबसे कॉमन सिम्टम है डायबिटीज़ के पेशेंट का, जिनका डायबिटीज़ बहुत समय तक कंट्रोल नहीं है। फैटी लीवर की बीमारी से तो अधिकतर डायबिटीज़ के पेशेंट जूझते हैं, जो आगे जाकर एक ऐसी स्थिति बना देता है कि जिसमें लीवर फेलियर की स्थिति बन सकती है। यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। किडनी फेलियर, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत कॉमन है, और आज के समय वर्ल्ड में, खासकर इंडिया में, मैक्सिमम पेशेंट जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है वो डायबिटिक्स ही होते हैं। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर आता है जिनकी डायबिटीज़ बहुत अनकंट्रोल होती है। फीमेल्स में तो खासकर मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे पैदा होने की क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है, इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा जूझते हैं। वहीं अगर आप मेल्स की बात करें तो इरेक्शन, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है, जिनमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है। और हमने बहुत कॉमनली देखा है कि पेशेंट जो डायबिटीज़ के होते हैं उनमें बच्चे करने की क्षमता कपल्स में काफ़ी कम हो जाती है। और आजकल एक चीज़ जहां हम लोग देख रहे हैं कि हाथ पैरों में नसें सूखना, जिसकी वजह से हाथ पैरों में झिनझिनी जलन होना, जिसकी वजह से हाथ पैर की जो काम करने की क्षमता है वो काफ़ी कम हो जा रही है, जो कि हम डायबिटीज़ अगर बहुत सालों से अनकंट्रोल्ड है तो उसमें हम देख रहे हैं। पैर में घाव, मतलब अल्सर हो जाना, और फिर वो सूखता नहीं है, और फिर वो कालापन पड़ जाना, जिसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। ऐसी स्थिति में किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि जो दवाइयों से सही नहीं कर पाते तो उसको एम्प्यूटेशन, मतलब काटना पड़ जाता है हम लोग को। जैसे आप जानते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में मोटापा बहुत कॉमन है, तो मोटापा होने से घुटने में आर्थराइटिस की बीमारी होती है, जिससे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंट में देखा गया है कि
पूरे शरीर में, मसल्स में, बोन्स में कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहता है। हमेशा उन लोग एक वीकनेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा माइल्जिया फील करते हैं, शरीर में कहीं पे भी टच करो तो दर्द होता है। ये सब चीज़ें, हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें बहुत समय तक अगर शुगर अनकंट्रोल रहती है तो ये सब चीज़ों में से कुछ ना कुछ सिम्टम्स लेकर ही पेशेंट हमारे पास आता है, जो कि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर साहब आपने इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस बता दिए, मेरा तो सर घूम रहा है। अब मुझे ये भी बताइए कि इन कॉम्प्लिकेशन से बचना कैसे है मुझे। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा रखिए कि आपको डायबिटीज़ हो ही ना। दूसरी बात, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप उसका जो भी तरीके से, चाहे वो खाने पीने, रहन सहन, चाहे वो आपको एक्सरसाइज करनी पड़े, योगा करनी पड़े, ज़रूरत पड़ने पे दवाइयाँ लेनी पड़े, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अपने टारगेट्स फिक्स करिए और शुगर को अच्छे कंट्रोल में रखिए। अगर मान लीजिए जो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस बताए वो ऑलरेडी हो रहे हैं तो एटलीस्ट अब आप अपने शुगर को कंट्रोल रखिए ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस और तेज़ी से ना बढ़े और जितने हैं वहीं पर स्थिर हो जाए और उसी से आप बेस्ट आउटकम जो ला सकते हैं उसे आप अचीव कर सकें। और देखिए, इसमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अधिकतर जो जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक हो या किडनी फेलियर हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, ये अधिकतर पेशेंट में कुछ ना कुछ साइन और सिम्टम्स पहले से ही बताएंगे। अचानक से, जो बोलते हैं ना कि अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आ गया, ये 2 से 3% पेशेंट में होता है कि जिसके पहले कोई सिम्टम ही ना हो। तो अधिकतर पेशेंट में पहले कुछ ना कुछ सिम्टम हमारा बॉडी देगा ही देगा। ऐसा होता ही नहीं है कि अचानक से ही सब कुछ हो गया। हम लोग सिर्फ वो सिम्टम को समझ नहीं पाते, ये वाली बात होती है। और अगर हम लोग वो सब सिम्टम्स को समझ ले पहले से तो हम उसको ईजिली टारगेट कर सकते हैं और अपने आप को सीरियस कॉम्प्लिकेशन से, तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, तो डॉक्टर साहब आपका कहना है मतलब अगर कोई पेशेंट को अगर हार्ट अटैक होने वाला है तो पहले से शरीर कुछ सिम्टम्स बताने लग जाता है? हाँ, डेफिनेटली ऐसा ही है। हमारा शरीर कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर देगा, चाहे वो हार्ट अटैक से रिलेटेड हो या ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड हो या किडनी फेलियर से हो। ऐसा कभी नहीं होता है या बहुत रेयरली 2 से 3% पेशेंट्स में होता है कि उन लोग ने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी और बहुत अच्छे से सब कुछ किया, उसके बाद अचानक से कुछ हो गया। देखिए, वो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर पेशेंट में, मोर देन 95% पेशेंट्स में कुछ ना कुछ सिम्टम शरीर ज़रूर देगा। हमें वही सिम्टम्स को पकड़ना है, पता करना है और उसको सही समय में टारगेट करना है। देखिए, हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कल तक एकदम ठीक था, मुझे कोई सिम्टम नहीं थे और आज अचानक से मेरे सीने में दर्द हुआ। मैं अपने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आपको हार्ट अटैक है, तो मेरा उन पे से विश्वास उठ गया। फिर मैं आपके पास आया तो आप भी बोल रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक है। तो देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारा शरीर कुछ ना कुछ सिम्टम ज़रूर देगा। अगर आप हार्ट अटैक की बात करेंगे तो हार्ट अटैक के मैक्सिमम पेशेंट में या तो उनके फैमिली में ब्लड प्रेशर या उनके शुगर या कोलेस्ट्रॉल या ओवरवेट, ये 4 में से कोई ना कोई चीज़ होगी, या उनको होगी या उनके फैमिली में किसी ना किसी को होगी। इसलिए हम लोगों को ये 4 चीज़ जिनको भी होती है या उनके फैमिली में होती है, उसमें हमको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है कि हम लोग हमेशा एक रिस्क में है कि हम लोगों को हार्ट की या ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट का अटैक या ब्रेन का स्ट्रोक। अगर आज किसी पेशेंट को हार्ट की बीमारी है या होने की संभावना है तो 6 सिंपल सिम्टम्स हैं, अगर आप वो पता कर लेंगे या उसको आप एनालाइज कर लेंगे तो हो सकता है आप समय से पहले ही हार्ट की बीमारी को पता कर लेंगे और आप अपने डेंजरस सिचुएशन को बचा पाएंगे। जिसमें से ये पहली सिम्टम है हफनाहट होना। मान लीजिए कि पहले आप ज़्यादा दूर तक चल पाते थे और आप हफनाते नहीं थे, मतलब आपकी सांस तेज़ नहीं चलती थी, आप सांस नहीं फूलती थी, और आप अब वही स्पीड में कम डिस्टेंस चलते हैं तो ही आप हफना जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्निया। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमेशा सोचिए कि आपको शायद हार्ट की बीमारी हो सकती है। दूसरा, कि आपको सीने में दर्द हो रहा है कभी कभी बैठे बैठे या कोई काम करते समय। खासकर ये शुरुआत ऐसी होती है जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। शुरुआत ऐसी होती है कि आप कुछ दूर तक चल रहे हैं या कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई इमोशनल स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं, तभी आपको सीने में भारीपन या दर्द हो रहा है। अगर ये चीज़ होती है तो ये भी हमें सचेत करनी चाहिए कि हमको कहीं हार्ट की बीमारी तो नहीं, और हम डॉक्टर को सही समय पे दिखा दें तो हम शायद बच सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से। अचानक से सीना धक धक करना, जिसको कि हम पैल्पिटेशन बोलते हैं, ये भी हार्ट से रिलेटेड सिम्टम हो सकता है। अचानक से सर चक्कर देना या फिर आंखों के सामने अंधकार आना, आंखों के सामने कालापन आना और उसके वजह से सर चक्कर देकर गिर जाना या गिर जाने जैसा लगना, ये जो सिम्टम होते हैं ये भी हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। हमारे पैरों में ऐसी सूजन आना जिसमें हम लोग अगर उंगली दबाकर देखें तो गड्ढा पड़ जा रहा है, पानी का गड्ढा पड़ जा रहा है, जिसको हम इडीमा बोलते हैं। और आखिरी और छठवीं चीज़ है एफर्ट इनटॉलरेंस। मतलब अगर हम थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी घर का रूटीन कर रहे हैं, उसी में हमको लग रहा है भाई हम कितना ज़्यादा काम कर लिए, कितना थक गए, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि हमारी हार्ट की बीमारी हो सकती है। और अगर हम ये 6 में से कोई सिम्टम को अगर हम लोग ध्यान दे दें
या हम लोग उसको जान ले या पहले ही सतर्क हो जाए, तो हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उस चीज़ का सही समय पे इलाज करके हम लोग अपने आप को हार्ट अटैक या हार्ट की कोई भी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर साहब आजकल ये देखा जा रहा है कि 30 से 40 साल या 30 से 45 साल के बीच में काफ़ी लोगों की एकदम अचानक से हार्ट अटैक से मृत्यु हो जा रही है, इसका कारण क्या है सर? सेम चीज़ें हैं जो मैं पिछले आपको 2 महीनों से समझा रहा हूँ। 4 साइलेंट किलर्स। पहला, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई रहता है लेकिन उसको पता ही नहीं। दूसरा, पेशेंट को शुगर की बीमारी है या उसको बहुत ज़्यादा शुगर हाई रह रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं। तीसरा, पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है लेकिन उसको पता ही नहीं। और चौथा, पेशेंट को मोटापा है लेकिन उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपके परिवार में या आपके करीबी रिश्तेदारों में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से कोई जूझ रहा है, या आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी हुई है, या फिर कम उम्र के कोई पेशेंट आपके परिवार में उनकी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक से मृत्यु हुई है, तो आपको 30 साल की उम्र के बाद सतर्क हो जाना है। आपको सतर्क होना ही पड़ेगा क्योंकि यही कारण है मैक्सिमम पेशेंट में हार्ट अटैक और या ब्रेन स्ट्रोक कम उम्र में होने के लिए। अगर आप सतर्क हो जाएंगे तो आप अपने आप को बचा लेंगे। अगर आपके परिवार में कोई भी 30 से 50 साल की उम्र के बीच है और उन्हें हार्ट अटैक से बचना है, तो मेरी अगली वीडियो जो कि 11 जून को रिलीज़ होगी उसे ज़रूर देखना है। उससे आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ कि हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट का साथ देना है, इस डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से हमको बचना है, ताकि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम डायबिटीज़ या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। थैंक यू।